हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 33 लेक्चर वीडियो है। ओबी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अपलोड की हूं, तो अगर आपको पढ़ना है तो वो प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। एंड ओबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये टॉपिक इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि पिछले लेक्चर में हमने ये जो टॉपिक है इसके कौन कौन से सब टॉपिक पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसमें मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता क्या है। इसके 3 फीचर्स डिस्कस किए थे। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कितने टाइप का होता है, तो 4 टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है, वो भी डिस्कस किया था। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस टू चेंज। क्यों ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एंड कुछ एम्प्लॉय जो होते हैं रेजिस्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं चेंज को। ऐसा क्यों होता है ये समझा था। तो हमने एम्प्लॉय क्यों रेजिस्ट करते हैं उसके कारण भी देखे थे, एंड ऑर्गेनाइजेशन क्यों रेजिस्ट करती हैं उसके रीजंस भी देखे थे। एंड फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकती है, कैसे इस रेजिस्टेंस को मैनेज कर सकती है। तो ये सारे ही टॉपिक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। एंड एक टॉपिक रह गया था जो हम आज के लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कर्ट लिविन की थ्योरी ऑफ चेंज। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, वैसे तो ये टॉपिक पिछले इसकी मीनिंग मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं, बट आज चलिए बस शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूं अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, चेंज मतलब क्या है, परिवर्तन। ऑर्गेनाइजेशन के चारों तरफ जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को भी टाइम टू टाइम चेंज करने की, अपने आप में, अपने प्रोसेस में, मेथड में, स्ट्रैटेजी में, स्ट्रक्चर में, ठीक है, चेंज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि तभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ मैनेज कर पाएगी। कहते हैं ना, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को भी समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया जाता है, परिवर्तन लाए जाते हैं समय समय पे। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन जल्दी समय पे परिवर्तन अपने प्रोसेस में, मेथड में, स्ट्रेटजी में, स्ट्रक्चर में कर पाती है, वो फिर समय के साथ चल पाती है। बाकी आपने देखा होगा कोरोना के बाद काफी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाई, अडॉप्ट नहीं कर पाई नए एनवायरमेंट में। ठीक है, तो वही है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। तो देखिए मैंने लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज occurs when organization transforms, यानी जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म करती है अपने स्ट्रक्चर को, स्ट्रेटजी को, मेथड को, कल्चर को, एलिमेंट को, ताकि वो रीस्ट्रक्चर कर सके, रीऑर्गेनाइज कर सके ऑर्गेनाइजेशन को। दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक, एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बेसिकली ऑल्टरेशन ऑफ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो रिलेशनशिप है डिफरेंट एम्प्लॉय, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब में जो चेंज आता है, जो ऑल्टरेशन आता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक, तो ये सब मैंने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कर्ट लिविन की जो थ्योरी है चेंज की, वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द थ्योरी गिवन बाय कर्ट लिविन। ये एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे लिविन, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसका नाम है कर्ट लिविन थ्योरी ऑफ चेंज, या इसका एक और नाम भी है, ये दोनों नाम से आपको मिल सकता है। कर्ट लिविन थ्री स्टेप चेंज मॉडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो देखिए जब मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बताया, तो मैंने ये तो आपको बताया कि चेंज जो है बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन अगर समय के साथ चलना चाहती है, इन बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ चलना चाहती है, आगे ग्रोथ करना चाहती है, सक्सेस पाना चाहती है, तो उसे अपने कह लीजिए अपने एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। तो उसके लिए चेंज मैनेजमेंट बहुत जरूरत है। तो कह लीजिए चेंज मैनेजमेंट जो है ना, चेंज मैनेजमेंट एक बार लिखती हूं, जो चेंज मैनेजमेंट है ना, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जो चेंज मैनेजमेंट है ये फाउंडेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में चेंज मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो एम्ब्रेस करती है, अडेप्ट कर लेती है चेंज को, वो सक्सीड कर जाती है। जबकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो समय के साथ नहीं अपने आप को चेंज कर पाती हैं, वो क्या पीछे रह जाती हैं। ठीक, अब सवाल ये आता है कि कैसे किया जाए चेंज। बहुत दिक्कत आती है ना, बताया था पिछले लेक्चर में, बहुत सारे
ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं चेंज को, तो दिक्कत आती है। तो कैसे चेंज किया जाए? तो इसके लिए कर्ट लेविन ने ये थ्योरी दी थी, थ्री स्टेप स्टेज मॉडल। तो कह लीजिए दिस थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी ये जो कर्ट लेविन ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज इंप्लीमेंट करना है तो देखिए लिखा है कि प्रपोज फॉलोइंग फेजेस फॉर सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंटिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो 3 फेजेस में ऑर्गेनाइजेशन बहुत आसानी से अपने यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में चेंज को इंप्लीमेंट कर सकती है। और ये 3 स्टेप क्या है? पहला है अनफ्रीजिंग, दूसरा है इंप्लीमेंटिंग चेंज एंड तीसरा है रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब क्या होता है? अनफ्रीजिंग मतलब प्रिपेयरिंग फॉर डिजायर्ड चेंज, यानी इंप्लॉइज वगैरह को पहले प्रिपेयर करना। अनफ्रीज करना इस स्टेज में क्या होता है? इंप्लॉइज को प्रिपेयर करना फॉर द डिजायर्ड चेंज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने अंडर में चेंज करना चाहती है उसके लिए एम्प्लॉय को प्रिपेयर करना। इंप्लीमेंटिंग चेंज मतलब अब वो जो डिजायर्ड चेंज है उसको ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना। एंड तीसरा क्या है? रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग मतलब एडॉप्ट करना, सॉलिडिफाई करना, ठीक है, मतलब उस जो चेंज है उसको स्टेबलाइज करना, फिक्स करना, दैट इज रीफ्रीजिंग। ठीक, तो चलिए अब इन एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं। बट उससे पहले एक बात कहूंगी कि अगर ये एग्जाम में आए कर्ट लेविन की थ्योरी ऑफ चेंज या कर्ट लेविन 3 स्टेप स्टेज मॉडल आए तो ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपने ये डायग्राम बना दिया ना तो आधी बात मतलब इस डायग्राम से ही समझ में आ जाएगी और एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और बाकी डिटेल जो अभी मैं डिस्कस करूंगी वो तो आपको लिखना ही है, लेकिन डायग्राम मस्ट है। सबसे पहला स्टेज क्या है? अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब क्या है? प्रिपेयर फॉर डिजायर्ड चेंज। ठीक, फिर यहां से ऐसे एरो गया। फिर दूसरा क्या है? चेंज, मतलब इंप्लीमेंट करना द डिजायर्ड चेंज, जो भी चेंज है उसको इंप्लीमेंट करना। फिर तीसरा क्या है? तीसरा फिर यहां से एरो आएगा, तीसरा स्टेज क्या है? रीफ्रीज। रीफ्रीज मतलब स्टेबलाइज करना, सॉलिडिफाई करना, फिक्स करना, फ्रीज करना डिजायर्ड चेंज को। ठीक है, तो ये ऐसे करके एक सर्किल है। तो ये डायग्राम मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बनाया है, बट आप एग्जाम में बढ़िया सा ये सर्किल में होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम जरूर एग्जाम में बनाइएगा। ठीक, चलिए अब मैं एक एक करके जो पॉइंट है इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? अनफ्रीजिंग। अनफ्रीज करना मतलब प्रिपेयर करना, चेंज के लिए एम्प्लॉयज को प्रिपेयर करना। तो इस फेज में बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो होती है कम्युनिकेट करती है एम्प्लॉय से अबाउट व्हाई द चेंज हैज टू अकर, यानी ये चेंज हमें करना क्यों पड़ रहा है, क्यों हमें पुरानी मशीन हटा के नई मशीन लाना पड़ रहा है, मोर ज्यादा एडवांस मशीन लाना पड़ रहा है, या क्यों हमें मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट होना हो रहा है, या क्यों कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, तो क्यों ये चेंज इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये बात कम्युनिकेट करना, ताकि एम्प्लॉयज प्रिपेयर हो जाए इस चीज के लिए। ठीक है, तो इस फेज में ये होता है। इस फेज में जो एम्प्लॉयज है उन्हें कहा जाता है कि जो भी आपका पुराना तरीका था, ओल्ड वेज थे, ओल्ड मेथड्स थे, उन सबको अब छोड़ना होगा। ठीक, एंड अगर एम्प्लॉयज का कुछ कंसर्न है, ठीक है, एम्प्लॉयज को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कंसर्न है, तो उसे ईमानदारी के साथ, ये कर्तव्य है ऑर्गेनाइजेशन का कि उसे ईमानदारी के साथ सुने, ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कहिए या फेज कहिए, वो क्या है? इंप्लीमेंटिंग चेंज, यानी चेंज को अब लागू करना, इंप्लीमेंट करना। तो इस फेज में क्या होता है? जो एम्प्लॉयज है, बेसिकली जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उनको कहा जाता है कि अब आपको बिहेवियर या जो चेंज है उसे अडॉप्ट करना है अकॉर्डिंग टू द प्रपोज। जो भी प्रपोज किया गया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है करने के लिए, जो भी बिहेवियर या जो भी टास्क या जो भी कहा गया है चेंज, वो अब आपको अडॉप्ट करना है, ढालना है। ठीक है, एम्प्लॉयज को इस स्टेज में इंकरेज किया जाता है कि अब वो चेंज के अकॉर्डिंग ढल जाए। एंड उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है चेंज मैनेजमेंट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती है, सेशंस ऑर्गेनाइज करती है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है, ताकि एम्प्लॉयज इजिली उस चेंज के अकॉर्डिंग ढल जाएं। ठीक है, एंड इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन जो है कम्युनिकेट करती है, बात करती है। कोई एम्प्लॉय मतलब किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम वगैरह ना हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसके लिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस स्टेज पे कम्युनिकेट करती है क्लियरली। ठीक, तो इस स्टेज में क्या हुआ? इंप्लीमेंट हुआ, लागू हुआ चेंज। एंड तीसरे स्टेज में क्या होता है? रीफ्रीजिंग, यानी इस स्टेज में क्या होता है? एम्प्लॉयज आर आस्क्ड टू स्टेबलाइज द चेंज बिहेवियर। इस स्टेज में रीफ्रीजिंग होती है, यानी देखिए चेंज इंप्लीमेंट हो गया, अब इसके बाद एम्प्लॉयज को ये कहा जाता है कि अब ये परमानेंट है,
ठीक है, ये जो चेंज किया गया ये परमानेंट है। अब आप इसको फिक्स कर लीजिए, अपने माइंड में भी फिक्स कर लीजिए, स्टेबलाइज कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग ढल जाइए, क्योंकि अब यही परमानेंट है। और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में ये जो न्यू चेंज है इसको आप कह लीजिए टाई करना, या इसको इंक्लूड कर लीजिए परमानेंट हमेशा के लिए। ठीक है, तो दिस इज रीफ्रीजिंग। इसके लिए ट्रेनिंग देती है ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, ताकि ये जो चेंज है लॉन्ग टर्म तक चल पाए। ठीक, तो दिस इज रीफ्रीजिंग। ठीक है, तो ये सिंपल से 3 फेजेस हैं कर्ट लिविन की थ्योरी ऑफ चेंज। बहुत सिंपल है ना। पहला है अनफ्रीजिंग, दूसरा है इंप्लीमेंटिंग चेंज, एंड तीसरा क्या था, रीफ्रीजिंग। ठीक, ठीक है, ये रीफ्रीजिंग। तो ये सिंपल से कर्ट लिविन की थ्योरी ऑफ चेंज है। एंड इसी के साथ हमने ये सारे टॉपिक बहुत डिटेल में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के कंप्लीट कर लिए। एंड इसी के साथ हमारे ओबी के जो मैक्सिमम टॉपिक हैं वो हो गए हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी 33 लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने ओबी पूरा कंप्लीट कर दिया है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ओबी का सिलेबस होता है, तो मैंने कुछ कॉमन जो टॉपिक्स हैं वो लेके कवर किए हैं। बाकी अगर कोई टॉपिक रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, और एक बात है, प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो लेक्चर लाइक जरूर करते रहा करिए। ठीक है, एंड ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, अगस्त 2024 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, ये अगस्त 2024 तक है। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा पहला और दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड आपके एक एक कमेंट, एक एक लाइक का आप नहीं जानते कितनी वैल्यू है, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो कमेंट करके भी बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। नोट चाहिए तो यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एंड जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।